चलिए हम लोग आज ना वेक्टर खत्म कर देंगे, बहुत हो गया वेक्टर का लेक्चर। ठीक, 4-8 लेक्चर हो गए और बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आए हुए हैं। वो जो हमने 10 क्वेश्चन दिए थे आपको, 10 क्वेश्चन में डायरेक्शंस निकालनी थी आपको क्रॉस की। तो अब हमको क्वेश्चन वो याद नहीं है, बट मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी है उसमें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो लाइक मान लीजिए कि ऐसा वेक्टर ए है और ये है आपके पास वेक्टर बी। तो क्या करना था, राइट हैंड थंब रूल में ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी में ए के पैरेलल हम फिंगर्स रखेंगे और फिंगर्स को मोड़ेंगे किधर, बी की तरफ। तो थंब बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अरे आगे ना बोलो, हाँ ठीक। तो हम क्या करें, ये जो क्रॉस है ये बता रहा है कि वेक्टर कैसा है, अंदर की तरफ, राइट ऐसा। ये मान लो ये अपना ब्लैक वाला ए है और ये बी है ब्लू वाला, ठीक। तो ये कुछ ऐसा है, ये ए है और ये बी ऐसा है, ठीक ऐसा है। तो ए के पैरेलल हाथ ऐसे रखो, अंदर रख दिया फिंगर्स और कहाँ टर्न किया, बी की तरफ। तो थंब कहाँ गया, इधर पे। तो थंब जब इधर आया, इसका मतलब ये हुआ सर ये है आपका साउथ वेस्ट। आई होप थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, ठीक। अब चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर बी है और ये मान लो कि ये वेक्टर ए है। फिर से ए क्रॉस बी निकालना है। फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स कहाँ रखनी है, ए के पैरेलल, मोड़ना किधर है, बी की तरफ। थंब बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बस एक ही लाइन याद रखना है, फिंगर्स को रखना है पहले वेक्टर की तरफ। राइट हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला ए है, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहला बी है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो हम फिंगर्स को किधर रखेंगे, पैरेलल ए की, एंड मोड़ेंगे किधर पे, बी की तरफ। तो थंब क्या बताएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो हमारे पास एक ऐसा फिंगर्स ए है, पहले तो ये पता कर लो कि है कौन किधर। तो ए नीचे है और बी कैसा है, आउटवर्ड, क्योंकि डॉट है। तो ये ऐसा कुछ है। तो अगर ये ऐसा कुछ है तो तुम क्या करेगा, ए की तरफ फिंगर्स को रखेगा और बी की तरफ मोड़ेगा। तो थंब कहाँ गया, वेस्ट में गया ना। तो थंब किधर जाएगा, इधर में जाएगा। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेस्ट में हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर बी है और ये कौन है, वेक्टर ए। आपको फिर से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। आइए हम देख लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो ए ऐसा है और बी कैसा है, अंदर है। कि ऐसा कुछ है तो आपको ए के पैरेलल रखना है, बी की तरफ मोड़ना है। तो थंब कहाँ गया, इधर पे गया। मतलब ए के पैरेलल रखना है, ऐसा ए के पैरेलल रखा और अंदर की तरफ मोड़ना, क्योंकि बी कहाँ है, अंदर है। तो थंब किधर है, इधर पे आया। और ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है भाई, साउथ ईस्ट है। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग क्रॉस को पढ़े हैं। हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी आर लाई, और वेक्टर ए प्लस बी आर लाई। मैंने क्वेश्चन भी आपको लिया हुआ था, इंपॉर्टेंट मार्क आया था कि ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ए प्लस बी उसी प्लेन में है जिसमें ए और बी है, और ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए बी या ए प्लस बी है या ए माइनस बी है या ए माइनस 2 बी है। समझे। तो हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक। मान लीजिए आपके पास ये 3D प्लेन है, ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। किसको भी आई जे आप मान सकते हैं, 3 डायरेक्शन मानिए लाइक ऐसा, ठीक। तो अगर हम बात करें तो आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री, के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कितना हो गया, अगर हम ये एंगल देखें तो कितना है 90, ये देखें तो 90 और ये देखें तो 90। तो ये एक दूसरे के साथ 90 बनाते हैं, ऑर्थोगोनल से ही हमको क्लियर है। बट ये खुद के साथ एंगल क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं।
तो अगर हम आई का मॉड देखें और जे का मॉड देखें और के कैप का मॉड देखें तो क्या है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। अगर हमको ऐसा करना है कि सर आई क्रॉस जे क्या है, तो आई क्रॉस जे क्या है, तो ये है आई जे साइन 90 यूनिट वेक्टर एन। ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यूनिट वेक्टर एन, तो बराबर यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन कहाँ से निकलेगा, यूनिट वेक्टर एन निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से। तो अब देखो आई किधर है आपका, बाहर है, जे किधर है, इधर पे है, तो आई क्रॉस जे करोगे आप तो आप ऐसे फिंगर्स करोगे क्योंकि आई आपकी तरफ है, बाहर है ना, तो आप ये ऐसे रखा फिंगर्स को क्योंकि आई क्रॉस जे करना है। और जो आपका जे है, जे कैसा है, ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन में कौन है, जे है, और यहाँ पर क्या है, आई है, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे आपको निकालना है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे निकालना है तो हम लोग ऐसा देखेंगे, जब ऐसे फिंगर्स को टर्न करेंगे तो थंब कहाँ गया, ऊपर गया, तो थंब ऊपर जाएगा तो क्या किया इन्होंने कि ये किसको बता रहा है, के को बता रहा है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा के। आई होप क्लियर है। हमने क्या देखा कि अगर हमको आई क्रॉस जे निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई आपकी तरफ है तो आप ऐसे फिंगर्स को रखिए, और जे कैसा आपका इधर पे है तो फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे तो थंब ऊपर गया है, ऊपर कौन है के, मतलब आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा। अगर आपको जे क्रॉस के करना है तो जे कैसा ऐसा है और के कैसा ऊपर ऐसा, तो थंब कहाँ गया, बाहर, मतलब आई की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जे क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा, आई आएगा। अगर यहीं पर आपको के क्रॉस आई करना है तो के क्रॉस आई, तो के कैसा है, ऊपर है, के आपके पास कैसा है, के कैसा है, ऊपर है, ये मान लीजिए के है और ये क्या है, आई है, ऐसा है, तो आप के क्रॉस आई करना है तो के की तरफ फिंगर्स रखिए और आई की तरफ मोड़ दीजिए, तो कहाँ गया, इधर पे कौन है, जे है, तो जब जे है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो के क्रॉस आई आएगा तो कितना आएगा, जे आएगा। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे आएगा। तो अब अगर उल्टा है, जे क्रॉस आई है तो माइनस हो जाएगा, के क्रॉस जे है तो माइनस हो जाएगा, आई क्रॉस के है तो माइनस जे हो जाएगा। अब ये आपको ध्यान रखना है। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर क्रॉस करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में अगर क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम साइक्लिक ऑर्डर में इसको क्रॉस करते हैं, आई क्रॉस जे किया तो क्या बचा, आई क्रॉस जे किया तो क्या आया, के जो थर्ड वाला, ठीक है, के क्रॉस आई किया, इसे जे क्रॉस के किया तो क्या आया, आई आया, और के क्रॉस आई किया तो थर्ड वाला आएगा जे। ये साइक्लिक ऑर्डर में। अगर उल्टा करेंगे तो माइनस में आएगा। मैं आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं बच्चे, ऐसे, इसको तुम समझ जाओगे बहुत जल्दी। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा एक सर्किल बना लिया और ये ऐसे दे दिया, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो आई क्रॉस जे करेगा तो क्या आएगा, के आएगा, जे क्रॉस के करेगा तो क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई करेगा तो क्या आएगा, जे आएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो प्लस आएगा। लेकिन अगर उल्टा जाएगा तो जैसे हमने जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या आएगा, माइनस के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। तो ये आप ध्यान में रखोगे इस सर्किल को तो आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसा करना है बच्चे, क्या करना है कि हमारे पास अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। अगर हम उल्टा करेंगे आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई एंड जे क्रॉस आई तो माइनस के। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि सर आई क्रॉस जे इक्वल टू के एंड जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इसका उल्टा माइनस। अगर हमको आई क्रॉस आई करना है तो कितना आएगा, आई क्रॉस आई करेंगे तो बच्चे ये आएगा साइन 0, क्योंकि आई खुद के साथ एंगल 0 बनाता है। तो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई का मॉड साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
बराबर जे क्रॉस जे, चूंकि इनके बीच में एंगल 0 बराबर के क्रॉस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा, और अगर हम लोग i का j से करेंगे तो k आएगा, j का k से करेंगे तो i आएगा, k का i से करेंगे तो j आएगा। तो ऐसा हम लोग ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रखना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, क्या कहानी है फिर आगे की? आगे की कहानी ऐसी है, मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, फालतू की बकवास नहीं करता हूँ। जैसे मान लो वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, और वेक्टर b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आपको दिया है। ये बोल रहा है कि a क्रॉस b निकालो, तो हम लोग इसको डायरेक्टली मैट्रिक्स मेथड बता दे रहे हैं। अगर a क्रॉस b करेंगे भी तो इसके तीनों टर्म का मल्टीप्लाई क्रॉस इससे करो, फिर इसके तीनों टर्म का मल्टीप्लाई b2 से करो, फिर इसके तीनों टर्म का मल्टीप्लाई इससे करो। तो जहां जहां पे i होगा वो कैंसिल होगा, j और k वाला मिलेगा, जहां जहां पे j होगा वो कैंसिल होगा, और k और i वाला मिलेगा, जहां जहां पे k होगा वो कैंसिल होगा, i और j वाला मिलेगा। एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, फाइनली वही आने वाला है। तो मैं इन सबको कंक्लूड करके एक मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो थोड़ी सी चीजें रिव्यू करा देता हूँ आपको पहले, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगी। तो रिव्यू ऐसा है कि जो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट हम बोल सकते हैं उसको, तो उसमें आपके पास क्या रहता है, रो, ऐसा रो रहेगा, ठीक है, और ऐसा आपके पास कॉलम रहेगा, COULUMN, ठीक है। तो कॉलम आपका नीचे ऐसा रहेगा और रो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग डिटरमिनेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो उसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये रो है, ठीक है। तो कितनी रो है, 3, 1 2 3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका कॉलम 2 3, तो 3 रो और 3 कॉलम, तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके मॉड को हम लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो A B C D E F G H I ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बट मेथड क्या है वो समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, क्या करना है मुझे कि अगर हमको a क्रॉस b निकालना है तो a क्रॉस b बराबर लिखेगा ऐसा, डिटरमिनेंट्स के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर i j और k, ठीक, ऐसा लिख दिया ऊपर पहले रो में। दूसरे रो में a क्रॉस b है ना, तो a क्रॉस b में a पहला वेक्टर है, तो पहले वेक्टर के एलिमेंट लिख दे। पहले वेक्टर के एलिमेंट क्या है, i में है a1, j में है a2, k में है a3। फिर क्या लिखेगा b का, तो b1 b2 और b3, इसको ऐसे कर दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करो, आप प्लस माइनस प्लस ले लो, या माइनस प्लस माइनस भी ले सकते हो। तो सबसे पहले i को निकालो, तो i को निकाला तो i वाला रो और i वाला कॉलम छोड़ दो, तो i वाला रो और i वाला कॉलम छोड़ा, i वाला रो एंड i वाला कॉलम छोड़ा, तो क्या बचा, a2 a3 b1 b2 b3, क्या बचा, a2 a3 एंड b2 b3। अब इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, तो इन एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, a2 b3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, b2 a3। शॉर्टकट मेथड है, हमको समझना है, हमको 11th की मैथ्स में नहीं जाना है, क्योंकि हमको भी मैथ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 11th की मैथमेटिक्स में ये सारा चीज़ है, जो लोग मैथ वाले होंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। फिर हमने क्या लिया, प्लस लिया था, तो प्लस i इंटू i वाला रो, i वाला कॉलम छोड़ना है, a2 a3 b2 b3 बचा है, तो ये आपका मेन डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करिए माइनस ये वाले का, इसको बोलते हैं माइनर डायगोनल, तो इसके मल्टीप्लाई कर दिए। फिर क्या बचा है, j, तो माइनस j ले लिया, फिर j वाला कॉलम और j वाली रो छोड़ दिया, तो क्या बचा, a1 a3 b1 b3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेन का, तो a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है। फिर क्या बचा, k, तो हो जाएगा प्लस k, तो प्लस k हो गया, तो k वाला कॉलम और k वाला रो छोड़ दो, क्या बचा, a1 a2 b1 b2, हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, एंड दिस इज आंसर। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है, ठीक। अभी क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एकदम स्कैन मार दीजिए,
क्या करना है, आई लेना है प्लस में, जे माइनस एंड देन के प्लस, इसके आगे जो होता तो प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर उसके आगे होता तो प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस हम लोग देते चले जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे की रीजन बहुत लंबी कहानी है तो हम लोग नहीं बता रहे। आप यहाँ माइनस प्लस और माइनस भी ले सकते हैं, चलेगा, बट फिलहाल आपको ऐसे ही करना है। तो आई जब लिया तो आई वाला कॉलम, आई वाला रो छोड़ दिया, जो एलिमेंट बचा तो ये मेन डायगोनल का पहले करेगा, देन माइनस करके जो बाकी बचेंगे। फिर जे वाला कॉलम, जे वाला रो छोड़ दिया, फिर मेन डायगोनल कौन है, ये है, इनका मल्टीप्लाई, देन बाकी, देन माइनस करके जो बाकी बचे हुए हैं। फिर के वाला कॉलम लिया तो के वाला कॉलम छोड़ दिया, के वाला रो छोड़ दिया, a1 a2 b1 b2 बचा, मेन डायगोनल इसका मल्टीप्लाई करेगा, देन माइनस करके बाकी बचेगा मल्टीप्लाई करेगा, और दैट इज a क्रॉस b। अगर थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल सा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए जैसे मान लो बेटा तुमको क्या दिया है, वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस k, और वेक्टर b इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। तो अब देखो यहाँ पे a1 बराबर कितना 2 है ना, और a2 बराबर कितना 3 और a3 बराबर कितना 1। सिमिलरली b1 बराबर 1, b2 बराबर 1 एंड b3 बराबर कितना 2 है कि नहीं। ठीक है, ओके ऐसा आपको दिया, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है तो 1 1 और यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 2 3 1 तो 2 3 1। ठीक, अब a क्रॉस b लिखना है तो a क्रॉस b लिख दे, a क्रॉस b बराबर कितना i j k लिख दिया। पहले एक एलिमेंट लिखेगा क्योंकि a क्रॉस b कर रहा है तो क्या क्या है 2 3 1, फिर b के एलिमेंट लिखेगा तो 1 1 2 ये होगा। अब ये i लिया तो i वाला कॉलम, i वाला को छोड़ दो तो हो जाएगा i इंटू 3 2 जा 6 और 1 1 जा -1 और माइनस j, तो j वाला कॉलम, j वाली रो छोड़ दिया तो 2 2 जा 4 और -1 1 जा 1 तो 4 -1 और फिर प्लस k, तो k वाला कॉलम, k वाला रो छोड़ दिया 2 1 जा 2 -3 तो जाएगा 2 -3 1 जा 3 ना, तो जाएगा 3। तो क्या लिखेगा, ये 5 हो गया तो लिखेगा 5 i कैप, ये कितना हुआ 3 तो -3 j कैप, ये कितना 2 3 कितना -1 तो माइनस k कैप, एंड दिस इज a क्रॉस b। आई होप आपको क्लियर है, अरे है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेते हैं। अब जैसे मान लो बेटा आपको वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस j और प्लस k दिया है, और वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2j और प्लस k दिया है। बोल रहा है कि b क्रॉस a निकाल दो, कोई नहीं, सबसे पहले यहाँ बंद करके i j k लिखना है, फिर क्या लिखना है b पहला है, पहले b के एलिमेंट लिखना है तो 1 2 1 1 2 1, फिर a के एलिमेंट लिखना है तो क्या है 2 1 1 2 1 1 लिख दिया। यस सर, क्या करना i को गायब करो, i वाला कॉलम i वाला रो छोड़ा तो 2 1 जा 2 -1 1 जा 1 तो 2 -1 हो जाएगा i इंटू 2 -1, फिर माइनस j लेगा क्योंकि माइनस पहले प्लस ले लिया ना, तो j वाला कॉलम j वाला रो छोड़ दो 1 1 जा 1 -2 1 जा 2 तो 1 -2 और फिर प्लस k, तो k वाला कॉलम k वाला रो छोड़ दिया तो 1 1 जा 1 -4 1 -4 ये हो गया कितना i कैप, ये कितना हो गया -j इंटू -1 और प्लस k इंटू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा i, ये जाएगा प्लस j माइनस माइनस ना, और ये जाएगा -3k, एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, i वाला कॉलम लिया, i वाला रो छोड़ दिया और जो बचा तो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हम लोग j के साथ करेंगे, ऐसे k के साथ करेंगे, हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। आइए तो बच्चों हमारे पास क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तुम कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 4j, ये 4 है रे, 4 अच्छा है 9 लगता है, 4j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। वेक्टर b इक्वल टू यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वेक्टर a क्रॉस b, ठीक है, और यहाँ पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो आपको निकालना है यहाँ पर b क्रॉस a, ठीक। तो समझा है, आप सॉल्व करके इसको भेज दीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, ठीक। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ जाओ।
क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की जो जरूरत थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? इसको हम लोग लिखते हैं टाउ। टाउ नहीं वे, टाउ 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 टा 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 टाउ, ठीक है, बोलते हैं टाउ। तो आप घर में गेट बंद करते हैं या गेट खोलते हैं तो क्या होता है? चल चल चल, ठीक। तो क्या होता है? गेट घूमता है। ऐसे गेट आप खोलते हैं तो गेट लेके नहीं चले जाते ना, गेट एक जगह पे हिंज है, फिक्स तो नहीं है, रोटेटिंग है, और आप हैंडल पकड़ के इसको खींचते हैं तो बंद होता है या खुलता है। तो गेट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो क्या एक तरह का टॉर्क है। तो बोलते हैं कि रोटेटिंग फोर्स इज टॉर्क। तो एक लाइन में क्या लिखेंगे? रोटेटिंग फोर्स इज टॉर्क, ठीक है। जो फोर्स रोटेट कराए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट कर दे किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। और ये जो टॉर्क होता है ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज, ठीक है। पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? टॉर्क बराबर होता है फोर्स, टॉर्क इक्वल टू फोर्स लिखना है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज। तो हिंज क्या है वो हम लोग देखेंगे, फिलहाल आपको ये लिखना है। देखिए अब हम लोग चेक करते हैं कि हिंज क्या है। हिंज आपको पढ़ा देते हैं एंड देन टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो पढ़ा देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो हिंज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हिंज एक ऐसा पॉइंट से, तुमको ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया तो एक कील यहाँ पे लगा दिया और एक रिंग इसको फंसा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये कील है और इसमें ऐसे कुछ फंसा दिए, तो लाइक हम ऐसे बात करें, ये हमारे पास ऐसे की है, कार की है, और ये इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ऐसे इसको पकड़ा हुआ है लेकिन हमने फिक्स नहीं किया, ऐसे हल्का सा पकड़ा हुआ है। तो फिर इसको हम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ऑसिलेट हो सकता है, तो रोटेट हो रहा है ना, ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है? हिंज है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? हिंज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हिंज। तो थोड़ा थोड़ा तो समझ गया होगा आपको हिंज क्या है। मतलब ऐसा एक रिंग है ये, ठीक है, और रिंग को हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे 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 ऑसिलेट कर सकते हैं, तो ये क्या है? आपका हिंज है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक ऐसा बॉडी है और यहाँ पर एक कील लगाई हुई है। कील को फिक्स नहीं किया है, कील ऐसा लगाया हुआ है कि वहाँ पर कील ऐसा लगाया हुआ है कि मतलब फिक्स नहीं है, बट कील में ऐसा फंसाया हुआ है कि वो रोटेट हो सके। तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक फोर्स ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया हुआ है और ये डिस्टेंस r है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस लाइन से एंगल मान लीजिए थीटा बना रही है, ठीक, और ये डिस्टेंस r है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हिंज है। हिंज क्या होता है? हिंज वो है जैसे घर में गेट जिस भी इंस्ट्रूमेंट से फंसाया गया है उसको हिंज बोलेंगे, जिसमें फंसा हुआ है। जैसे ऐसे क्लिप टाइप है, उसमें स्क्रू लगा हुआ है, उसमें गेट फंसा हुआ है, मैं उसको खींचता हूँ तो वो घूम जाता है, तो जिसके अबाउट घूम रहा है उसको हम लोग हिंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंज बोलेंगे, ठीक है। तो हिंज हम इसको बोलेंगे, तो हिंज के अबाउट ये घूमेगा। तो अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, तो अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी ऐसे घूमेगा, तो जब घूमेगा तो फोर्स ने रोटेट कर दिया है, तो बोलते हैं रोटेटिंग फोर्स। तो रोटेटिंग फोर्स इज टॉर्क, एंड टॉर्क बराबर होता था
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस बॉडी के जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्शन। बॉडी के जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज। तो पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, हिंज ये है, डिस्टेंस ये है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा, हिंज से जाती हुई फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। हिंज से जाती हुई फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो हिंज से जाती हुई फोर्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज। समझे? तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्शन एंड हिंज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना हो गया, थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और दीस टू पैरेलल लाइंस को एक ऐसे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो थीटा और थीटा ये क्या है आपके पास, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये बराबर होंगे। इधर थीटा दिया है, यहां भी थीटा लेंगे, तो अब हमारे पास जो टॉर्क होगा, तो टॉर्क बराबर हम लिख सकते हैं सर F into D। F into D क्यों लिखा सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड पॉइंट ऑफ एक्शन। तो हिंज और पॉइंट ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, d है, तो फोर्स इनटू d लिखेगा तो टाउ हो जाएगा, तो फोर्स इनटू d टाउ हो गया, तो टाउ बराबर आपने लिखा F इनटू d, तो d का वैल्यू यहां से निकालो, क्योंकि d तो हमने माना है ना, हमको r पता है, तो ये क्या है, अपोजिट है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो d अपॉन r बराबर sin थीटा, तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r sin थीटा। तो हम लोग इसको वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, r sin थीटा, तो टाउ बराबर क्या मिला आपको, आर एफ साइन थीटा, ठीक, ये लिख दिया। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी लिखते थे तो क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा लिखते थे, तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा है, तो हम टाउ को आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि टाउ बराबर जो होगा वो होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होगा, एंड दिस इज टॉर्क। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, क्लियर नहीं भी है तो ध्यान रखना, आर क्रॉस एफ करेंगे, एफ क्रॉस आर नहीं करेंगे, तो ऐसे हम लोग टॉर्क निकाल पाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, ये दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर आर इक्वल टू आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, एंड टाउ बराबर दिया है 2y प्लस जे प्लस 4k, तो आपके सॉरी फोर्स बराबर आपको दिया है ये न्यूटन में, तो आपको टॉर्क निकालना है, तो क्या लिखेगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, वही मेथड आई जे के, तो आर पहले 1 1 1 फोर्स बाद में 2 1 4 लिख दे, तो आई इंटू हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तुम कर देना, तो 4 माइनस 1 माइनस जे इंटू हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड प्लस के इंटू हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2, तो हो जाएगा 3i का माइनस 2j का एंड माइनस k का, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो टाउ का मॉड निकालेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 14 न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि टाउ बराबर आया है आर क्रॉस एफ, तो यूनिट देखेंगे तो ये मीटर है और ये न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर। समझे? तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बेटा भाई ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आप बाकी क्वेश्चन करना। तो बच्चों आपके पास मान लीजिए वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और फोर्स आपके पास है F इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 9k कैप। तो टॉर्क निकालना है, तो r क्रॉस F, तो क्या हो जाएगा i j k जाएगा, r कितना है 2 4 12 1 1 9 फोर्स है, तो i इंटू 36 माइनस 12 माइनस j इंटू 18 माइनस 4 प्लस k इंटू 2 माइनस 4, हो जाएगा 24 i कैप माइनस ये कितना हो जाएगा 14 j कैप एंड माइनस ये कितना है
2 1 2 माइनस 4 1 4, ये 4 था, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस के इंटू माइनस 2, तो आपको मिला 24 आई कैप, ऊपर लिख देता हूँ, क्या मिला आपको 24 आई कैप माइनस 14 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप, दिस इज आंसर। मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप करिए। वेक्टर में क्रॉस पढ़ना था, हमने पढ़ लिया है, चलिए आगे बढ़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये आपको r इक्वल टू दिया है आई प्लस जे प्लस के एंड टाउ, फोर्स आपको दिया है, फोर्स दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फोर्स आपको दिया है i प्लस जे प्लस 3k कैप एंड r दिया है आपको i प्लस 2j एंड प्लस k कैप, ठीक है। तो आपको दोनों में क्या निकालना है, यहाँ भी टॉर्क निकालना है और यहाँ भी टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैट्रिक्स हमको हेल्प करता है, हम आसानी से उसको क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो आर क्रॉस से टॉर्क जहाँ भी निकालना होगा, तो टॉर्क क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि या तो घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो टॉर्क का डायरेक्शन जब लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर टॉर्क का यूज होता है, या टॉर्क के क्वेश्चंस मिलते हैं, या टॉर्क हमको खुद पढ़ना पड़ता है, तो रोटेशनल मोशन में इसका यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन आपको पढ़ना है, अगर समझना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए या टॉर्क निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ।